ये मेरे बगल में शर्मा जी बैठे हैं, मोगा के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। 4 नंबर में इनका निवास है, 4 नंबर वार्ड में ये काम करते हैं। अब इनके वार्ड की कुछ वोटें जो कि बड़ी मुश्किल से माइक्रो मैनेजमेंट करने के बाद इन्होंने खोजी, जिनको शिफ्ट कर दिया गया 3 नंबर वार्ड में। यानी जो इसका पर्दाफाश भी करेंगे। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि लोग बिके, मेरे को इस बात का भी दुख नहीं है कि लोग खरीदे गए जिन्होंने खरीदा। मुझे दुख इस बात का है कि जिस पार्टी को निकिता भल्ला रिप्रेजेंट करती, क्या वो पार्टी ने नैतिकता का साथ दिया? क्या वो निकिता भल्ला के पीठ पर सवार होकर खड़ी हुई? क्या उन्होंने अपने चुने हुए निगम पार्षदों के प्रति कोई कानूनी कार्रवाई की? नहीं की। कांग्रेस पार्टी का यह पूरा दोष है। निकिता भल्ला जैसे और राकेश शर्मा जैसे जो अदने कार्यकर्ता हैं, वो तब तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक उनकी पीठ पर उनकी राजनीतिक पार्टी सच्चाई का साथ नहीं देगी। जी राकेश शर्मा जी, नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी। क्या रणनीति आपकी किस तरह से चुनाव लड़ना? नमस्कार। चुनाव होने जा रहे निकट भविष्य में, उसकी तैयारियों के संबंध में मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने एक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए चुना है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करूंगा। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अभी पहले नई बाड़बंदी हुई थी, वहां सरकार को जब विरोध हुआ तो वापस लेनी पड़ी, और अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई है, ऐसे चुनौतियों के बीच में आपकी पॉलिसी क्या रहेगी? ओझा जी, ये सारे काम को सरकारें जो करती हैं, इसको मैं राजनीति नहीं मानता। ये इलेक्शन को ये न कि न प्रकारे न कुटिल नीति से, बदनीति से, भ्रष्टाचार से अपने हक में करने की एक युगत मात्र है। विगत में भी सरकारें करती रही हैं। धन्यवाद है इस देश की केंद्रीय सरकार का, जो धीरे धीरे सनई SIR के माध्यम से और चुनाव सुधारों के माध्यम से सुधार कर रही है, और ये निम्न स्तर पर लोकल बॉडी के चुनावों में भी इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगेगा। जो पंजाब के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, मोगा के संबंध में, जो यहाँ की पंजाब सरकार है, उसने बड़ी निर्लज्जता से पहले तो बाड़बंदी अपने मन मुताबिक करने की कोशिश की, जिस पर हाई कोर्ट ने अंकुश लगा दिया। इतने पे वो रुके नहीं, हाई कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते हुए वार्डबंदी तो वही पुराने वाली मान ली, पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ झाला करके सारे मोगे के वोटरों में एक उहापोह की स्थिति बना के एक ऐसी स्थिति बना दी कि लोग बाग और राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। एक वार्ड में लंबे समय से रह रहा वोटर, जो कि उस वार्ड में रह रहा वहां का वोटर है, अब बड़ी ही तीव्रता से और कुटिल नीति के है कुछ उसका पार्ट अपने समर्थकों को जिताने के लिए दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये मेरे बगल में शर्मा जी बैठे हैं, मोगा के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। 4 नंबर में इनका निवास है, 4 नंबर वार्ड में ये काम करते हैं। अब इनके वार्ड की कुछ वोटें जो कि बड़ी मुश्किल से माइक्रो मैनेजमेंट करने के बाद इन्होंने खोजी, जिनको शिफ्ट कर दिया गया 3 नंबर वार्ड में। यानी जो बाड़बंदी तो पुरानी रहेगी जी, ये स्वीकार कर ली, क्योंकि कोर्ट में स्वीकार कर ली, लेकिन एक छलावा या लोगों को भ्रम में डालने के लिए जो वोट है वो दूसरे वार्ड में कर दिएगा। अपने पक्ष में डंडी मारने का काम जिसको कहते हैं ना, वो किया है। धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं, इसका पर्दाफाश भी करेंगे। कानून की सहायता तो जो लोग गए हैं उनको वो करेंगे, पर हमारा पहला काम है, हम अपने बूथ को दुरुस्त करेंगे, अपने वोटरों को अपने पक्ष में करेंगे और इस सरकार का पर्दाफाश करेंगे। तो BLO तो घर घर जाता है, फिर ये गड़बड़ी हो कैसे गई, आपको क्या लगता है? अब देखिए, मुद्दा बड़ा है। BLO भी हमारे अंदर का ही है।
हम लोग जिस समय से गुजर रहे हैं या जो हमारा एक सामाजिक स्ट्रक्चर है, जी बीएलओ कोई ऊपर से उतरा हुआ प्राणी नहीं है। जी वो भी प्रभाव में आता है, सरकार के दबाव में आता है, सरकार द्वारा प्रताड़ित ना हो जी। इस भय से काम करता है और वो घर बैठ के बात मानते हैं। और कई राज्यों में बीएलओ के साथ साथ एक बीएलए का सेगमेंट है, जी बूथ लेवल है, वो सभी पार्टियों को होते हैं। वो व्यवस्था हमारे यहाँ कमजोर है। बीएलओ तब तक अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता जब तक सभी पार्टी के बीएलए इकट्ठे बैठ के किसी वोटर को आइडेंटिफाई ना करें और उसकी सत्यापित ना करें कि ये सही मायने में यहां का वोटर है। बीएलए को पास करके सरकारें बीएलओ के माध्यम से अपने गलत फैसलों को लागू करवाती है। मतलब कहना ये चाहिए कि सरकार बाढ़बंदी में अदालत में हार गई, लेकिन उसका बदला लेने के लिए अब वोटर सूची में बड़ा घोटाला करने की तैयारी कर रही है ताकि अपने ने तैयारी कर ली है। अब तो हम लोग जो अलग अलग पार्टियों में, तो सभी पार्टियों का आह्वान करता हूं कि जीते कोई लड़े अपने अपने ढंग से, पर लेवल फील्ड करने के लिए, मैदान समतल करने के लिए सभी पार्टियों को इसमें अपना योगदान डालना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए अभी यदि नहीं भी समय है तो भविष्य के लिए हम जागरूक हों, सभी पार्टियां एक मेज पर बैठ के कहे कि नहीं हम ऐसी व्यवस्था कबूल नहीं करेंगे। ऐसा लोकतंत्र के लिए भी बहुत प्रभावशाली होगा और ये काम सुचितापूर्ण ढंग से होगा और सही मायने में लोकतंत्र मजबूत होगा। उस दौर में आप चुनाव फाइट कर रहे हो, जहां कल मेरी एक पूर्व मेयर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि किस तरह से पैसों की खातिर चुने हुए पार्षद बिक गए। ये उनका दर्द मैंने कल सुना। वो सही मायने में इतना समय गुजर जाने के बाद भी उनके भाव से, उनकी वाणी से ऐसा लग रहा था कि वो आज भी उतनी ही दुखी है जितनी वो उस दिन थी। आदमी जब गिरता है ना, उसका जब नैतिक पतन होता है तो वो कहां तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं होती। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि लोग बिके, मेरे को इस बात का भी दुख नहीं है कि लोग खरीदे गए जिन्होंने खरीदा। मुझे दुख इस बात का है कि जिस पार्टी को निकिता भल्ला रिप्रेजेंट करती, क्या वो पार्टी ने नैतिकता का साथ दिया? क्या वो निकिता भल्ला के पीठ पर सवार होकर खड़ी हुई? क्या उन्होंने अपने चुने हुए निगम पार्षदों के प्रति कोई कानूनी कार्रवाई की? नहीं की। कांग्रेस पार्टी का यह पूरा दोष है। निकिता भल्ला जैसे और राकेश शर्मा जैसे जो अदने कार्यकर्ता हैं वो तब तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक उनकी पीठ पर उनकी राजनीतिक पार्टी सच्चाई का साथ नहीं देगी। इसलिए निकिता भल्ला के साथ जो हुई तो कांग्रेस पार्टी हर जगह करती है।